कि पोस्ट प्रेफरेंस होती है, पोस्ट प्रेफरेंस होती है, उसी को आप गलत ले लेते हो। जब आपसे पूछा जाता है कि वाई दिस वाई दैट, ये वाली फोर्स क्यों, ये वाली पोस्ट क्यों, सिर्फ सीएपीएफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिविल्स के लिए भी है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस होती है, यहाँ पे फोर्स प्रेफरेंस। तो आप लोगों का एक जो सिंपल टारगेट आप लेके चलते हो एग्जाम के लिए कि गैसेट बनना है, ग्रुप ए बनना है, पहले सबसे ऊपर रैंक रख लेते हो। सबसे ऊपर रखना चाहिए कि काम क्या कर पाओगे लाइफ टाइम। 40 साल है, बहुत लंबा साथ है जिंदगी का। दो ही चीजें आप लोगों को बहुत केयरफुली चूज करनी चाहिए, एक करियर, एक लाइफ पार्टनर। क्योंकि यहाँ से आगे की जितनी जिंदगी है वो साथ में बितानी पड़ेगी। उसकी कमियां, उसकी खूबियां, तकलीफ, परेशानी सब साथ में आएगी। लेकिन आप फोर्स की, जॉब की, पार्टनर की, इन सब की कमियों को नहीं देखते, आप उनकी केवल खूबियों को देखते हो कि ग्रुप ए मिल जाए, गैसेट मिल जाए, सुंदर मिल जाए। तो आपकी जो करियर प्रेफरेंस होनी चाहिए, अब तो आप लोग यहाँ पे प्रोसेस में आ चुके हो, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। तो करियर प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं काम कौन सा कर पाऊंगा अगले आने वाले 40 साल। ऐसा कौन सा काम है जिसे अगर मुझे रात को 2 बजे भी उठा करके दिया जाएगा तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मेरी नींद खराब हो गई। उसके बाद खुद से ये पूछना चाहिए कि जब चलो मुझे ये काम पसंद है, मैं ये करूंगा लाइफ टाइम, तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसी कौन सी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस काम को सबसे बेहतर करती है। और फिर उसके बाद खुद से पूछना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट या इस कंपनी में सबसे बेहतर रैंक या पोस्ट कौन सी है जिसपे मैं जा सकता हूं। तो आपको इन तीन प्रोसेस से जाना चाहिए। सबसे पहले खुद से पूछो कि काम कौन सा है जो मैं लाइफ टाइम कर पाऊंगा। फिर उस काम को करने वाली कंपनी, उस काम को करने वाला डिपार्टमेंट सबसे बेहतर कौन सा है, और उस डिपार्टमेंट या कंपनी में सबसे बेहतर रैंक कौन सी है जिससे मैं जा सकता हूँ। तब आपको अपना एग्जाम टारगेट करना चाहिए कि हाँ हम ये करें। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका उल्टा करते हो कि आप सबसे पहले चूज करते हो रैंक, कि सबसे बड़ी रैंक जिस डिपार्टमेंट में मिल जाए उसमें चले जाओ। हमें सबसे पहले गैसेट बनना है। तो यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आप बन तो जाते हो, आपने कर लिया टारगेट, तैयारी कर लिया, आप बन गए, लेकिन जब ट्रेनिंग होती है, पहले ट्रेनिंग में ही समस्याएं आने लगती हैं, ट्रेनिंग में परेशानी होने लगती है। फिर वो काम करना अच्छा नहीं लगता, रोज लगता है कि कहाँ फंस गए, कैसे निकलेंगे। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि उसे रिवॉर्ड चाहिए होता है, अपने काम के बदले में उसे रिवॉर्ड चाहिए होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होती है। और साथ ही चाहिए होता है एक सेटिस्फैक्टरी कॉर्नर अपने ही माइंड में कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू है। उन्हें ये चाहिए होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी कुछ कुछ वैल्यू है, किसी की लाइफ में, समाज में, दुनिया में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने किए हुए काम से। वरना तो हमें शुरू शुरू में हम बहुत जोश में उन चीजों को करने तो लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगने लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा। और इसीलिए फौज हमें बाहर से बहुत अच्छी लगती है कि दे आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, वो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चले जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जैसा बाहर से एस्पिरेंट सोचते हैं। अनलेस देयर इज इन्फिल्ट्रेशन, अनलेस देयर इज यानी कोई भी दिक्कत परेशानी वहां पे आ रही है, कोई एक्शन हो रहा है, उसके अलावा बाकी जो डेली रूटीन की लाइफ है वो ऐसा लगता है कि रिवॉर्डिंग नहीं है, वैलिड नहीं है, उससे कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही। लाइक हम रोज सुबह उठ के 2 घंटे ड्रिल कर रहे हैं, 1 2 1, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या हो रहा है उससे?
हाँ, कहीं ना कहीं वो पोज के मैनुअल के हिसाब से बहुत अच्छा है कि आपको फिट रखता है, आपको सिचुएशन के लिए तैयार रखता है, सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सच्ची। लेकिन अपने मन में तो नहीं पता कि रोज क्यों कर रहे हैं। तो वो उन चीजों से थोड़ा थोड़ा इंसान उबने लगता है और ट्रेनिंग में परेशान होने लगता है। जब तक आपको सिर्फ खूबियां देखने की आदत रहेगी, तब तक कमियां परेशान करती रहेंगी। होना क्या चाहिए कि आप कमियों को देखो और खूबियों से सरप्राइज लो, कि जो अच्छा मिल जाए उससे खुश हो जाओ। कमियों को तो हमें पहले से पता था, लेकिन उल्टा होता है कि हमें जो खूबियां हैं वो हमें पहले से पता थी, उनसे तो खुश होकर हम गए थे। कमियां पता चलती हैं, उनसे दुखी होकर बैठ जाते हैं। तो ये प्रोसेस आप लोगों का चल रहा होता है। तो जो भी कुछ आगे करो, क्योंकि अभी इंटरव्यू में समय है और आगे आपके लाइफ गोल्स अलग भी हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना कि आप, अगर मैं रात को आपको 2 बजे उठा करके कोई काम दूं, तो आप बिना तकलीफ के, बिना रिग्रेट के उठ के उस काम को मजे से करने जा सको। ऐसी चीज को टारगेट करो, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है। अब से और जब तक हो, तभी तक वो काम रहेगा। तो जॉब सिर्फ इसलिए नहीं कर लेनी चाहिए कि करनी थी, वो काम भी पसंद आना चाहिए, वरना तो रोज घुट घुट के जीना पड़ता है। और जॉब को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं बनाना चाहिए जितना समाज में दिखाया जाता है कि ये नहीं किया तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, ये नहीं कर पाए तो कुछ आगे कर ही नहीं पाएंगे, आपकी लाइफ फेलियर है। ऐसा भी नहीं है। देखो, नौकरी करना और कमाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। कमा तो आप कैसे भी सकते ही हो, 1-2-4 महीने कुछ भी स्किल लेकर के आप लोग कमा लो। तो अगर नौकरी चूज करो, किसी के बंधन में जाओ 24 घंटे, और बाकी की लाइफ किसी को डिवोट करो, तो कम से कम ऐसी जगह तो हो जहाँ पे आप खुद की वैल्यू कर पाओ, लगे कि आपके काम की कोई वैल्यू है। ठीक है। तो अगर फोर्स में जा रहे हो तो मन से जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो मन से जाओ, ना कि सिर्फ इसलिए जाओ कि नौकरी करनी। आपको पसंद है फोर्स में जाना तो ही जाइए, आपको पसंद है एडमिनिस्ट्रेशन में जाना तो ही जाइए, पुलिस में जाना पसंद है तो ही जाइए। अगर ये चीजें नहीं पसंद है तो नहीं जाइए। ठीक है। अब वेट ए सेकंड, मेरी एक कॉल है। तो बाकी बातें छोड़ के, आज आप लोगों का सेशन है डेफ का, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं रिज्यूम भी। ठीक है, रिज्यूमे, रिज्यूम, या फिर सीवी, या डेफ, जो भी आप इसे बोलना चाहो। अब देखो, इसे कराने में मेरे साथ समस्या ये है कि मैं स्क्रीन शेयर करूं या रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो पाती है। ये टेक्निकल लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन नहीं है। या तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, या मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अब रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा तो बाकी जो आपके ग्रुप वाले हैं, वो काफी सभ्य सभ्य चीजें मुझे कह सकते हैं, जो मैं सुबह सुबह तो नहीं सुनना चाहूंगा। दिन में तो बाकी टाइम तो सुन ही लेते हैं। एक आईडी से स्क्रीन शेयर, भाई एक ही आईडी है मेरे पास। दूसरी जो गुरुकुल की आईडी है वो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है, मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास मेरी एक ही है। तो अब आप लोग बताओ, आप लोगों से पूछ लेता हूँ। खैर, आप लोग तो यही कहोगे, बैठे हो सामने तो रिकॉर्डिंग की आप लोग को जरूरत नहीं है। तो आप लोग तो यही कहोगे स्क्रीन शेयर कर लो, हम में से कोई रिकॉर्ड कर लेगा। आप में से आप लोग रिकॉर्ड तो कर लेते हो, लेकिन आधों की किसी की आवाज नहीं आएगी, किसी की डिस्प्ले नहीं आएगी।
बाद में सुनने को मुझे मिलेगा, एनी स्टूडेंट हु हैज स्टोरेज इन डिवाइस कैन रिकॉर्ड दिस सेशन। कोई टैबलेट से ज्वाइन कर रखा है किसी ने? यस सर। कौन सी है टैब? सर सैमसंग की। सैमसंग है, तो आप एक काम करो, आप स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन करके माइक एंड मीडिया दोनों के लिए अपनी ऑडियो परमिशन ऑन करके रिकॉर्डिंग पे लगा दो, कि अगर एक ठीक है परसेंट सर, मेरी तरफ से कोई दिक्कत आती है तो आप एटलीस्ट अपनी तरफ से कर सकते हो। कर दी सर। या वैसे इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप एक काम कर लो, अपना अपना बैक ओपन कर लेना तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि सुनने की ही जरूरत है, बहुत ज्यादा इनके लिए स्पेशली जरूरत है नहीं है। तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, मैं ऐसे ही बता दूँ। डेफ आप लोगों को पता ही है, बहुत दिनों से देख ही रहे हो, कुछ ऐसा तो उसमें स्पेशली है नहीं जो आप लोगों ने ना देखा। तो रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से चलती रहना, क्योंकि बाद में मर्ज करनी पड़ेगी और उतना समय भी नहीं होगा कि एडिट करना। तो सेशन आज आप लोगों का इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी, काफी देर चलेगा। देखो, एनालिसिस आप लोगों ने बहुत जगह से सीख लिया होगा, यूट्यूब वीडियोस देख लिए होंगे, सीनियर्स ने करा लिया होगा, आपने खुद से कर लिया होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने करा लिया होगा, टीचर्स ने करा लिया होगा। कुल मिला के ऐसा नहीं होगा कि आप डेफ के आर पार खुद से एक बार ना गए हो। ठीक है, कि किसी ना किसी के थ्रू अपने आप से आप वहां पे चले ही गए हो। कुछ रिपीटर्स बच्चे भी हैं, कुछ सीनियर्स ने भी कराया होगा। लेकिन डेफ में जो एक सबसे बड़ी कमी होती है वो ये है कि अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, और कुछ उसकी कमियां आप पता चलती हैं कि ये नहीं करना था या ये और ऐड करना था, बट अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो डेफ होता क्यों है? देखो, डेफ इसलिए होता है कि आपके जाने से पहले आपकी पर्सनैलिटी अंदर चली जाए उस रूम में। तो भले ही कहा जाए कि प्रेजुडिस नहीं हो सकते या प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के बारे में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाए, वो इंसान हमारे पास बाद में आए, तो हम उसके बारे में एक बार नजर मार लेते हैं, तो एक छोटी सी छवि तो उसकी हमारे दिमाग में बनी जाती है। अरे मैं आप लोगों को किसी इंसान के बारे में बताऊं और कहूं कि मैं उसे अभी 5 मिनट बाद आपसे मिलवाऊंगा, और उसके बारे में कुछ बताना शुरू कर दूं, उसका इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दूं, तो एक छोटी छवि तो उसके आने से पहले ही बना लोगे अपने दिमाग में कि ऐसा है वैसा है इंसान, राइट? ऐसे ही डेफ के साथ भी होता है कि वो आपको कॉल करने से पहले ही आपके डेस्क के आर पार जा चुके हो। वो दो बच्चों के बीच में जो 5 से 10 मिनट का समय ले रहे होते हैं, वो 5 मिनट का समय पिछले बच्चे की परफॉर्मेंस के एनालिसिस के लिए ले रहे होते हैं, और 1-2 मिनट का समय आपके डेस्क को देख लेते हैं फटाफट, आपके अंदर आके बैठने से पहले। तो एक छोटी छवि तो पहले ही बन जाती है। फिर हमें देखना ये होता है कि डेफ से जो हमारे दिमाग में छवि बनी थी, वो आपसे कितनी मैच करती, रियल पर्सनैलिटी। बस यही आपका इंटरव्यू, कि जो आपने लिखा था, क्या आप वो इंसान हैं भी या नहीं। अगर जो हमारे दिमाग में आपकी इमेज बनी थी और जो पर्सनैलिटी लेकर के आप उस गेट से अंदर आके हमारे सामने बैठे, वो दोनों सेम है, तो यकीनन आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, कि आपने डैश में कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है, आप उसी पे खड़े उतरना है, नहीं। एक डेडिकेटेड, ट्रूथफुल, यानी कि सच्चा इंसान हो, जो लिख रखा है वही वो सामने से हो, यही काफी है। जरूरी नहीं कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा पोटेंशियल वाला हो, एक्सपोनेंशियल कैंडिडेट हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। बस वैसा ही हो जैसा लिख रखा है। अगर वो उस अपनी पर्सनालिटी से मैच भी कर जाए तो मार्क्स अच्छे ही आते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, डैश है, रिज्यूमे है, सीवी है, ये
आपको आपसे पहले डिफाइन कर देता है बोर्ड के सामने। तो अब लेकिन इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो इसे यहाँ पे समझाने बताने का कोई फायदा नहीं। हालांकि जब मैंने डेफ के सेशन कराए थे डेफ फिल कराने के, तब मैंने सारी चीजें बताई थी कि क्यों भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए। लेकिन अब चेंज नहीं हो सकता, तो अब इस पर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात है जो भर दिया उसे ही कैसे जस्टिफाई करें। ठीक है। अब डेफ में जो आप लोगों को बताया जाता है, वो बताया जाता है कि जो आपने फिल किया है उसे आप एज इट इज शो करिए, कोशिश करिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी में झलके। लेकिन आपको एक दूसरी चीज भी ध्यान रखनी होगी कि जो आपने फिल किया है वो तो है ही, जो डेफ में ऑलरेडी लिखा हुआ था आपको वो भी प्रिपेयर करना है। यानी कि ब्लैंक डेफ में भी जो चीजें थी वो भी आपको प्रिपेयर करनी होती है। तो जो राइट साइड का कॉलम है जो आपने फिल किया है, सिर्फ आप वही तैयार नहीं कर रहे, जो लेफ्ट साइड का प्री फिल्ड कॉलम था आपको वो भी तैयार करना है। यानी डिटेल्स जो मांगी गई थी, इवन ऊपर जो हेडिंग पे लिखा हुआ है यूपीएससी धौलपुर हाउस, आपको वो भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो आप ही लोगों में से किसी एक से पूछते हैं। मिस्टर चिराग यादव, सर माइक ओपन करिए। यस सर। सर धौलपुर हाउस की हिस्ट्री बताइए। सर नो आइडिया सर। ठीक है। संदेश शिंदे, यस सर। सर यूपीएससी का आदर्श वाक्य क्या है? सॉरी सर। यूपीएससी का आदर्श वाक्य क्या है जिसे मोटो बोलते हैं? सॉरी सर, आई हैवंट सीन इट। ठीक है। ये भी तो आप लोगों के डेस्क पे लिखे हुए हैं। अब ये दोनों चीज आप लोगों को लगेगा मैंने ऐसे ही पूछ ली जस्ट टू, आप लोगों को नर्वस करने के लिए, जस्ट नर्वस, है ना। लेकिन नहीं, ये चीजें कैंडिडेट से पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं, कई कई बार पूछी, एक आध बार नहीं पूछी गई, कई कई बार पूछी। मैं उन कैंडिडेट्स के नाम भी ले सकता हूँ जिनसे ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे एक बार एक कैंडिडेट ने अपने डेस्क में लिखा हुआ था, जो लैंग्वेजेस का सेक्शन होता है उसमें संस्कृत डाली हुई, आप लोगों में से किसी ने डाली है संस्कृत? आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। यस सर। ये लो, जिससे आदर्श वाक्य पूछा था उसी से, जिनसे आदर्श वाक्य पूछा था उन्होंने संस्कृत डाली हुई। और हमारे यहाँ आदर्श वाक्य संस्कृत में होते हैं। तो उन्होंने संस्कृत डाली हुई थी, तो उन्होंने बस सीधा इतना पूछा कि हमारा आदर्श वाक्य बताना, जो भी कुछ है। तो वो नहीं बता पाई, वो फीमेल थी, नहीं बता पाई। उसके बाद उन्होंने कोई आदर्श वाक्य लिया और बताया कि चलो तो इसका अर्थ बता दो, संस्कृत आपको आती है तो। वो भी आदर्श वाक्य ही था। वो आप लोग के सिविल का अकेडमी का जो लप्सना अकेडमी है उसका आदर्श वाक्य था, सीलम परम भूषण। इसका अर्थ ही बता दीजिए। अब इसके अर्थ भी 3 से 4 निकलते हैं, कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है। तो आप लोगों को ये जो चीजें हैं, आप लोगों के डैश पे अगर यूपीएससी लिखा है तो आपको यूपीएससी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। धौलपुर हाउस लिखा है, पता होना चाहिए। अभी तक आप लोग क्या करते हो कि डैश में जो राइट साइड के कॉलम है जो आपने फिल किया, आप सिर्फ उन्हें तैयार करो, आपको लेफ्ट साइड के कॉलम भी तैयार करो जो प्री फिल्ड थे। डैश सिर्फ उधर नहीं है, डैश इधर भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कभी भी कैसे भी पूछ ली जाती है।
आपको लगता है कि रैंडमली पूछ, रैंडमली नहीं पूछ। जैसे आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, अब कैटेगरी पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब हम आपका डैश ऊपर से नीचे देख रहे थे तो हमारी नजर ये नहीं पड़ी कि आपकी कैटेगरी क्या है, हमारी बस नजर पड़ी कि ईडब्ल्यूएस का सेक्शन लिखा हुआ है। चलो तो ईडब्ल्यूएस से पूछना शुरू कर दो। तो मिस्टर अंकित कुमार, ईडब्ल्यूएस किस कमेटी की प्रपोजिशन से आया था, किसने उनको प्रपोज किया? सभी के डब्बे गोल चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, कर लेना तैयारी काफी समय। तो ऐसे क्वेश्चन हवा में से नहीं आ रहे, हमें कुछ दिख गया, हमने पूछ लिया। एक छोटी सी बात आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी एग्जामिनर घर से ये सोच के नहीं आता कि आज ये चीज पूछूंगा, मजा ही आ जाएगा बच्चों से ये चीज पूछ। घर से बिल्कुल ये सोच के नहीं आ रहा, सुबह सुबह खुश होके नहीं आ रहा कि आज तो ये पूछूंगा, जिसने नहीं बताया उसे नंबर कम देंगे, घर से सोच के नहीं आ रहा हूं। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है आप ही के दिए हुए डॉक्यूमेंट से, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आप ही की बोली गई बातों से, क्योंकि कन्वर्सेशन है। इंटरव्यू एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है जिसमें टेक्निकल, मैं भी बनाता हूँ और भी बनाते हैं, इसमें टेक्निकल चीज नहीं होती है। ये तो स्किल्स है सिखाने के लिए, हम मैं इन चीजों को टेक्निकल बता देता हूँ कि इसमें ये भी है वो भी है। असल में तो थोड़ी सी फॉर्मल कन्वर्सेशन है, नॉर्मल तो नहीं है, फॉर्मल है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है। बस ऐसा मान लीजिए कि जब आप अपने घर पे किसी को नौकरी देना चाहते हैं, किसी से कोई काम कराना चाहते हैं, तो आप भी उससे 5-10 मिनट बात तो करते हो कि देखेंगे यार हमारे काम का इंसान है भी या नहीं, करते हो ना भाई? अगर आपकी किसी कोई दुकान हो, घर में कोई काम करता हो, कहीं भी किसी से, तो आप लोग वहां पे किसी लड़के को रखना चाहते हो, काम कराना चाहते हो, नौकरी देना चाहते हो, तो 5-10 मिनट बातें तो करते हो उससे बुला करके, ये देखना चाहते हो कि हमारे काम का इंसान है भी या नहीं। बस ऐसे ही नॉर्मल बातें हैं, इंटरव्यू वगैरह तो टेक्निकलिटीज तो बाद में आती है। हम बस वो देखना चाहते हैं 5-10 मिनट बात करके आपसे, 20 मिनट बात करके कि कैसे इंसान हो, ठीक ठाक हो, ये काम कर पाओगे या नहीं। तो जो आप लोगों का डेफ है, ये आप लोगों की पहली इमेज बनाता है, फर्स्ट इंप्रेशन देता है ये कैंडिडेट कैसा होगा। अब वो आपने प्रिपेयर कितना कर रखा है, आप उस पर खरे कितने उतरते हो, ये आपके हाथ में है। डेफ से आपके पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी देता है। ये सारी बातें तो आपको पहले से पता है, बहुत जगह सुन भी ली होंगी। मैं सिर्फ वही चीजें बता करके जाऊंगा जो आप लोगों ने कम सुनी है, कम देखी है। देखो, आप लोगों को बताया गया होगा, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, खुद से किया होगा कि हर एक जो डिटेल लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन पे आप अपना क्वेश्चन तैयार कर लो, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने बीटेक किया हुआ, इंजीनियरिंग की हुई, तो क्वेश्चंस आएंगे आपने इंजीनियरिंग क्यों की थी। सबसे इजी क्वेश्चन यही बनता है, इंजीनियरिंग क्यों की थी। दूसरा, आप इंजीनियरिंग की नॉलेज के बाद में आप सीएपीएफ में क्यों आना चाहते हैं, आप इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते। तीसरा, आप अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज को सीएपीएफ में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री में आपने ऐसा क्या सीखा जो आप सीएपीएफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री में आपने कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स सीखी जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद आपको क्या लगता है कि सबको इंजीनियरिंग की डिग्री करनी चाहिए। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पे स्किल लेस एजुकेशन है या नहीं है, क्या इंजीनियर्स हमारे स्किल लेस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पर आते रहते हैं।
कि एजुकेशन बैकग्राउंड से ऐसे आएंगे, पर्सनल बैकग्राउंड से ऐसे आएंगे। पर्सनल बैकग्राउंड में आपका एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस से आपके आता है कि आप जैसे आपका शहर है दिल्ली, तो दिल्ली की हिस्ट्री आपको पता हो, दिल्ली की ज्योग्राफी आपको पता हो। जैसे आप दिल्ली से हैं लेकिन पढ़ते आप मुंबई में हैं, पढ़ते आप पुणे में हैं, पढ़ते आप कोलकाता में हैं, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि दोनों जो शहर हैं या दोनों जो एरिया हैं उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है, दोनों के दोनों जगह आपको लोगों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया, कल्चर में क्या डिफरेंस दिखाई दिया, आपको लाइफ स्टाइल में क्या डिफरेंस दिखाई दिया, किसे आप बेहतर मानते हैं, कैसे दिल्ली को सुधारा जा सकता है, कैसे कोलकाता दिल्ली से सीख सकता है, कैसे दिल्ली कोलकाता से सीख सकता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कोलकाता को दिल्ली से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दिल्ली को कोलकाता से इम्प्लीमेंट हो या कोलकाता दिल्ली से इम्प्लीमेंट करे, वहां से सीखे। आपने इतनी दूर एडमिशन क्यों लिया, आपने दिल्ली में ही कोई अच्छा कॉलेज क्यों नहीं चूज किया, हायर एजुकेशन के क्या प्रोस्पेक्ट हैं दिल्ली में, आपको ट्रैवल करना पसंद है क्या, आप घर वालों के साथ नहीं रहना चाहते थे, आपको सॉलिट्यूड क्यों पसंद है, आपने दूर जाकर पढ़ाई करना ही क्यों चूज किया। तो ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है, आपके बैकग्राउंड से आते हैं, आपके एक शहर से मैं 100 क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा आपको। ठीक है। तो डेफ एनालिसिस का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा बता के जाऊं कि इस वाले से ये भी तैयार कर लो, इस वाले से वो भी तैयार कर लो। इन चीजों को कोई मतलब नहीं है, ये बेकार की बात है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है। तो अगर आप डेफ एनालिसिस में ये सोच करके आए हो कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वाली चीज से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इस वाली चीज से ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि क्यों वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, आप एआई का युग है, एआई में डालिए, वो आपको 100 क्वेश्चन बना के दे देगा। आप टाइप करिए कि गिव मी 50 क्वेश्चन ऑन माई बर्थ प्लेस, वो आपको दे देगा। तो इन चीजों का तो करने का कोई फायदा नहीं है। तो करेंगे क्या, करेंगे कुछ ऐसी चीजों पे बात, जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड को भी प्रिपेयर करके चलिए। दूसरी बात, आपके शहर के बारे में आपको जानकारी क्यों होनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। एक कॉलम होता है जिसपे आपका इंटरव्यू जाता ही जाता है, लगभग लगभग 50% लोगों का इंटरव्यू उस पर जाएगा, जो कि होता है फादर प्रोफेशन का। बहुत सारे लोग इसे तैयार नहीं करते, 50% इंटरव्यू इधर जाता है, 50% लोगों का, 50% इंटरव्यू नहीं, 50% लोगों का इंटरव्यू इधर जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान का पहला रोल मॉडल उनके पिता होता है ना। अगर कोई बच्चा सबसे पहले ये सोचता है कि मैं बड़े होके क्या करूंगा, तो सबसे पहले वो काम करता हुआ अपने पिता को देखता है कि उसके पिता क्या काम करते। सुना है, देखा है छोटे बच्चों को बोलते हुए, पापा पुलिस में है तो मैं पुलिस में बनूंगा, पापा फौजी है मैं भी फौज में जाऊंगा, है ना। फिर उनके पापा उनको समझा रहे होते हैं, नहीं आप और बेहतर करो, आप और आगे जाओ। जैसे पापा किसान है तो बेटा यही सोचता है कि मैं भी ट्रैक्टर चलाऊंगा, मैं भी खेत में जाऊंगा, पापा मुझे खेत में लेके नहीं जाते, लेकिन पापा बोल रहे होते हैं, नहीं बेटे आप पढ़ो लिखो कुछ और करो। तो जो पहला रोल मॉडल होता है वो आपके पिता ही होते हैं। तो पहला जो आप दुनिया में काम देखते हो कि जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, अपना घर परिवार चलाया जा सकता है, वो आपके पिता का काम है। तो सबसे पहली चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने वो करियर चूज किया जो आपके पिता का करियर है, आपने वो क्यों नहीं चूज, क्योंकि सबसे पहले लाइफ में देखा ही वही था, सीखा ही वही था, उससे आपका घर रोजगार चलता है, उसी से आप खाना खा रहे हो, उसी से आप फीस दे करके पढ़ाई करके आए हो, आपने वो चूज क्यों नहीं किया। और अगर आपके फादर सीएपीएफ या फोर्सेस से ही हैं तो आपने यही क्यों चूज किया। तो दोनों चीजें तैयार करनी है, यही क्यों चूज किया और वो चूज क्यों नहीं किया।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसे इतना जानना जरूरी नहीं है, एक दो क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि पहला तो ये कि आपने बचपन से इस चीज को देखा है तो आप जानते क्यों नहीं। और दूसरा, क्रियोसिटी, कि आपके अंदर क्रियोसिटी है या नहीं, आपने वो चीजें जानने की कभी कोशिश की है या नहीं की है। जिस कार्य से आपका घर परिवार चल रहा है, रोजगार जो आपके परिवार को दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, उसके बारे में आपने जानने की कोशिश की है या नहीं की। तो अगर आपको लगता है कि ये छोटे छोटे कॉलम, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ये जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं, छोटे छोटे एक एक लाइन के, कि फादर क्या करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या लगती है, आप इन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं अपने डेस्क में, क्योंकि आपका मेजर फोकस होता है हॉबीज, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स प्रेफरेंस, लाइफ अचीवमेंट, इस वाले सेक्शन। आप पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन को स्किप कर जाते हैं, लेकिन पर्सनल डिटेल्स से ही पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये सारी चीजें तैयार करके रखनी चाहिए। आप कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो, अगर वो दोनों चीजें अलग अलग हैं तो उन दोनों में क्या अंतर है, कभी तो जाते ही होगे ना। अगर आपका कहीं पे जन्म हुआ है, आपका कोई गांव है, आपका कोई क्षेत्र है, और आप रहते कहीं और हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ रहते हो वहीं रहते हो, गाँव में भी जाते होगे कभी कभार, अपने क्षेत्र में जाते होगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, आपने क्या नोटिस किया, कौन सा आपको बेहतर लगता है, क्यों आपको बेहतर लगता है, क्या आपको कमियां लगती हैं, क्यों आपको कमियां लगती हैं। समझ पा रहे हो। ऐसे ही आपका डेफ पूरा का पूरा चलना चाहिए। अब डेफ एनालिसिस की एक कमी और होती है, जो आप लोगों को करने वाले नहीं बताते, डेफ एनालिसिस करने वाले नहीं बताते, कि डेफ एनालिसिस से आपको आपका पहला ही क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू मेरे डेफ पे नहीं चला, सुना होगा ना कि नहीं मेरे से तो डेफ पे कुछ नहीं पूछा, एक आध क्वेश्चन पूछा था। तो डेफ की खासियत ही है कि वो आपको केवल आपका पहला क्वेश्चन दे सकता है हर एक इंटरव्यू मेंबर। 4 मेंबर हैं, तो आप अपने डेफ से 4 ही क्वेश्चन की उम्मीद लगा कर चलिएगा कि आपके डेफ से 4 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जो होगा वो वही होगा जो आप उत्तर दे रहे हैं, उसी में से अगला प्रश्न बनता रहेगा। लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, अरे मुझसे तो करंट पे पूछ लिया, मुझसे तो ऐसे पूछ लिया, मुझसे तो कुछ और पूछ लिया। नहीं, कुछ और नहीं पूछा। अगर पहला क्वेश्चन डेफ से था और बाकी के सारे फॉलो अप क्वेश्चन वहीं से बन रहे थे, तो आपका पूरा इंटरव्यू डेफ से ही था, जो कि लगभग लगभग 90% कैंडिडेट्स में चलेगा ही। 10% को मैं नहीं कह सकता, 90 में तो चलेगा ही। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप कहाँ से आते हैं, आप कहते हैं दरभंगा बिहार, ठीक है। अभी आप कहाँ रहते हैं, अभी आप दिल्ली रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा कि हम बिहार में इतना ज्यादा माइग्रेशन क्यों है दिल्ली की तरफ या बड़े शहरों की तरफ। आपने उसका आंसर कर दिया, XYZ रीजन दिए कि इसलिए माइग्रेशन है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके रीजन के ऊपर, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसी आंसर से। लेकिन आप लोग बोलोगे कि उसमें से ऐसे चलते चलते एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रेन पे जो इतना उत्पाद आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनमें बिहारी का इतना ज्यादा नाम आ रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है क्या, आप क्या सोचते हैं कि इतनी सिविक सेंस पे बातें जाती हैं नहीं जाती हैं। आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझसे करंट अफेयर्स पूछ,
मेरा तो पूरा का पूरा डाइवर्ट ही करंट अफेयर पे हो गया था, मेरा तो पूरा का पूरा डाइवर्ट ही सिविक साइंस पे हो गया था, मेरा तो पूरा का पूरा डाइवर्ट ही ये कुंभ पे, ट्रेन पे, इन पे हो गया था। नहीं, शुरुआत कहाँ से हुई? वो नोटिस करो, वो शुरुआत कहाँ से हुई? वो शुरुआत आपके डेफ से हुई। तो आपका जो पूरा फॉलो अप था वो डेफ से ही था। समझे? तो डेफ एनालिसिस का ये नहीं है कि मैं आपको कितने ज्यादा क्वेश्चन दे सकता हूँ जो आपके डेफ से आएंगे, जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, बल्कि ये है कि आप कितने एरियाज पे पहले से प्रिपेयर कर सकते हो कि जहां से आपको पूछा जाए। तो उन क्वेश्चंस के पीछे, वन लाइनर क्वेश्चंस के पीछे मत भागो कि ये मुझे बता दो, वो मुझे बता दो। तैयार करो पूरा का पूरा वो एरिया जो आपके डेफ में मेंशन है। ठीक है? अब पर्सनलाइज चीजों को छोड़ करके जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, उनके अलावा जो डेफ का मेजर एरिया जाता है वो वहीं जाता है जहां पे आप प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हो। यानी कि हॉबीज, इंटरेस्ट एंड फोर्स प्रेफरेंस एंड लाइफ अचीवमेंट, इनका रोल सिर्फ आपकी सत्यता जांचने के लिए होता है, आपकी नॉलेज जानने के लिए, आपकी जो एनालिसिस क्वालिटी है वो जानने के लिए, एक्यूमुलेशन जानने के लिए, स्किल्स जानने के लिए आपकी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन यूज की जाती है। आपका शहर, आपका नाम, आपके नाम का मतलब क्या है, किसने रखा, क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं रखा, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, किस कैटेगरी से आते हैं, मदर का प्रोफेशन क्या है, फादर के नाम का मतलब क्या है, फादर कहाँ से आते हैं, मदर कहाँ से आती हैं, आप कहीं और पे क्यों पढ़े, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से रहा। ये सब पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। लेकिन इससे दूसरी तरफ आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट और आपके जो लाइफ अचीवमेंट वो आपकी सत्यता जांचने के लिए है, डिटर्मिनेशन जांचने के लिए कि जो आपने लिखा है वो सच लिखा है या नहीं लिखा है। तो हॉबीज पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो ये जांचेंगे कि वो हॉबी सच में है या नहीं, बस इतना ही। और वो हॉबी बनी है तो क्यों बनी है, सिर्फ ये दो चीजें आप लोगों से जांची जाएंगी। इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। ठीक है? तो डेफ में यकीनन ये बहुत बड़ा पार्ट निभाती है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सत्यता, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ट्रूथफुलनेस ये जांची जाती है। फोर्स प्रेफरेंस इसलिए पूछी जाती है ताकि बता सकें कि बेसिक नॉलेज फोर्स के बारे में है या नहीं, जिस करियर ऑफ लाइन में आप जाना चाहते हैं आप उसके बारे में कितना जानते हैं, या सिर्फ इसलिए उठ के आ गए हैं कि एक एग्जाम देना था तो ये वाला दे लेते हैं। तो वो थोड़ी सी जानकारी आपको है या नहीं। अब डेफ एनालिसिस के नाम पे आप लोग क्या करोगे? जब मैं आप लोगों से पूछूंगा डाउट पूछो, तो अपने अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को जस्टिफाई कराना चाहोगे कि मैंने ये लिख रखा है, मैं इस पे क्या बोल दूं, मैंने ये प्रेफरेंस डाल रखी है, मैं इस पे क्या बोल दूं। जबकि ये चीजें आपकी पर्सनलाइज्ड है। आपने अगर कोई फोर्स पहले नंबर पे डाली है, दूसरे नंबर पे डाली है, लास्ट नंबर पे डाली है, आपकी जो हॉबी रही है वो थी तो सच्ची ना, कुछ सोच के तो डाली थी आपने, अपने पर्सनल लेवल पे सोचा था। एडवाइस भले ही ली होगी, मुझसे ली होगी, किसी और से ली होगी, लेकिन डाली तो लास्ट में डिसीजन तो आप ही का होगा, कुछ सोच करके कि मैं क्यों डाल रहा हूँ। तो ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस आप दूसरों से क्यों वैलिडेट कराना चाहते हैं? अच्छा चलो, मान लिया मैंने मैंने वैलिडेट कर दिया, या किसी और मेंटर ने, किसी और टीचर ने वैलिडेट कर दिया, किसी सीनियर ने वैलिडेट कर दिया, हमने तो एक लाइन में वैलिडेट कर दिया। उसका जो काउंटर क्वेश्चन आएगा वो कौन संभालेगा? संभाल पाओगे उसका काउंटर क्वेश्चन?
क्योंकि अगर आपने हमारा रीजन बता दिया तो हम तो संभाल लेंगे, हमसे पूछो हम तो संभाल लेंगे, लेकिन आपने अपना रीजन छोड़ करके, जिस रीजन से वो चीज भरी थी, फिल करी थी, वो छोड़ करके आपने हमारा रीजन दे दिया, काउंटर क्वेश्चन आया, अब क्या क्या बताएंगे? ऐसा ही हॉबीज पे भी है, लाइफ अचीवमेंट्स पे भी है। क्या आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई चीज फिल तो कर दी, पहला आंसर भी तैयार कर लिया, लेकिन वहां से जो काउंटर क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन आए, उन्हें कैसे जस्टिफाई करो? हमें भी पता है कि कोई कितना भी तैयार करके आया हो, हम तीसरे या चौथे लेवल तक जाएंगे, और तीसरे या चौथे लेवल तक जाने में आपकी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर आपने वो बहुत सोच समझ के फिल कर रखा होगा, सच्चाई से फिल कर रखा होगा, तो हम चाहे 10 लेवल ऊपर चले जाएं फॉलो अप क्वेश्चन करते करते, आप हर एक का आंसर देते रहेंगे। लेकिन अगर आपने वो बस किसी के इन्फ्लुएंस में भर दिया या किसी और का आंसर तैयार करा हुआ दे दिया, तो कितनी देर, एक बार, दो बार, तीसरी बार में सॉरी बोल ही दोगे। अब ये बात भी आती है कि सॉरी बोलना कितना इम्पैक्ट करता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सॉरी बोलना बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता, 0% इम्पैक्ट आता है। आपसे पूछ लिया गया कि बता दीजिए कि जर्मनी के चांसलर कौन है, आपको नहीं पता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत और जर्मनी के रिश्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपको नहीं पता, हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि ओपिनियन, एनालिटिकल आंसर आपको देना ही होगा। ऐसे ही हॉबीज पे भी है, अगर आप हॉबीज पे ये कहते हैं कि सॉरी, तो फिर तो हमारी तरफ से सॉरी। क्योंकि जिस चीज को आपने फिल किया है, आप कहते हो कि मैं रोज दिनचर्या में इस काम को करता हूँ, मुझे ये काम करना पसंद है, हॉबी का मतलब है ये काम करना हमें पसंद है, उसी के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप झूठे हो, आपने वो झूठ लिख रखा है। तो सॉरी उन क्वेश्चंस पे चलेगा जो आपने डेस्क में ना फिल कर रखे हो, डेस्क के क्वेश्चंस पे सॉरी नहीं चलता। डेस्क के क्वेश्चन पे सॉरी आने का मतलब है आप झूठे हो। तो अगर आप हमसे वैलिडेट करा के लेके जाओगे, हमारे क्वेश्चंस के आंसर लेके जाओगे, दूसरे तीसरे पे सॉरी बोल ही दोगे, और वहीं पे काम खराब हो जाएगा। इसीलिए सत्यता से अपना इंटरव्यू दें, झूठ ना बोलें। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सच बोलने के बाद में कैंडिडेट्स को आकर के ये लगा कि बहुत ही खराब इंटरव्यू गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और फेक करके जो आते हैं, झूठ बोल करके, बढ़ा चढ़ा करके बातों को करके, उन्हें बाहर आके उन्हें लगता है कि वाह क्या करके आए हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो मार्क्स देखते हैं 70, 75, 80। तो डेफ की किसी भी बात पे सॉरी बोलना बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है, खास करके आपकी हॉबीज, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, इन पे। बाकी बातों पे भी डालता है, इन पे ज्यादा डालता है। तो डेफ की किसी भी बात पे अगर आप सॉरी बोलते हो तो बहुत गलत आंसर। फैक्चुअल पे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल पे आप सॉरी बोलिए, हमें भी पता है कि सबको सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको आपके ही बारे में नहीं पता है, ये काफी गलत है। तो एनालिसिस के बाद जो आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है, ये मेरे नजरिए से बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। हाँ ठीक है, आप कर लो ताकि आपको पहला आंसर पता चल जाए, पहला क्वेश्चन पता चल जाए, लेकिन उसके बाद आपका जो मेजोरिटी ऑफ इंटरव्यू चलेगा वो फॉलो अप क्वेश्चन पे चलेगा। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो डेफ एनालिसिस नहीं कन्वर्ट हो जाता है स्क्रिप्ट मेकिंग। जो अब आप लोगों का अब से लेकर के और तकरीबन आने वाले 20 से 25 दिन सबसे बड़ा टास्क रहेगा इंटरव्यू की तैयारी, वो रहेगा स्क्रिप्ट मेकिंग का। आप अपने टॉपर्स को, सीनियर्स को सुनिए, खासकर उन्हें सुनिए जो हमारे ही पास से गए हैं, मेरे पास से गए हैं।
वो आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंस रही है उनकी स्क्रिप्ट की उनके इंटरव्यू। ये बहुत ही लेंदी टास्क है, बहुत ही थकाने वाला है, और एक ऐसा लगने वाला टास्क है कि जिसका कोई एंड नहीं है। ये नेवर एंडिंग टास्क है कि ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसे कहाँ तक कर, क्योंकि आप चाहते हो कि 2-4 पेज पे चीजें खत्म हो जाए, जबकि जो स्क्रिप्ट मेकिंग है वो तो पूरे पूरे रजिस्टर फिल करा सकते, 400-400 पेजेस। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कितना डीप में जाना है नहीं जाना है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़, लेकिन मिनिमम 2 से 3 फॉलो अप आंसर तक तो आपको प्रिपेयर करके रखना ही चाहिए। ये मैं एडवाइस करता हूँ। उसके बाद भी आप करना चाहते हैं करिए, टाइम है, समय है, तैयारी करिए, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 से 4 फॉलो अप क्वेश्चन तक तो आपको आपकी स्क्रिप्ट बना के रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने डेस्क से एक क्वेश्चन उठाइए, तो फादर ऑक्यूपेशन से उठा लीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस से उठा लीजिए, हॉबीज से उठा लीजिए, इंटरेस्ट से उठा लीजिए, यूपीएससी का उठा लीजिए, यूपीएससी जो ऊपर लिखा हुआ है, धौलपुर हाउस लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कैटेगरी लिखी हुई है, ये लिखा हुआ, कुछ भी कोई एक वर्ड उठाइए, उससे 3-4 क्वेश्चन जनरेट करिए। खुद से करिए, सीनियर से कराइए, एआई से कराइए, किसी डेफ एनालिस्ट से कराइए, मेंटर से कराइए, जहां से करा सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन, फिर उन 3-4 क्वेश्चन के बाद उन 3-4 क्वेश्चन के आंसर, सबसे पहला पहला क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर लिखिए, बोलिए नहीं, लिखिए। कोशिश करिए कि 60 सेकंड बोले जाने वाला आंसर लिख सकें। 60 सेकंड बोले जाने वाले आंसर का मतलब है अराउंड 6 लाइन में लिखा जाने वाला आंसर। 6 से 7 लाइन में जो आप आंसर लिख पाएंगे वही आप 60 सेकंड तक बोल भी पाएंगे। ठीक है, फिर एक हाइलाइटर उठाइए और उस हाइलाइटर से उस आंसर में जो आपको नए कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं जिन पे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हें हाईलाइट करें, उन्हें बुलेट पॉइंट्स बना करके आगे लिखिए और उन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिए। फिर उन कॉन्सेप्ट को अपने आंसर से रिलेट करिए और एक नया क्वेश्चन जनरेट करिए, जिसे बोलेंगे फॉलो अप क्वेश्चन। फिर उसका आंसर लिखिए, फिर ये प्रोसेस उसके साथ कीजिए। ऐसे ही आपको डैश के एक एक पॉइंट पे लिखने में 6-7-8 पेजेस और तकरीबन तकरीबन एक एक दिन का समय जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं तो यही एक रास्ता है, स्क्रिप्ट मेकिंग ही एक रास्ता है। इससे ना सिर्फ आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आप अपनी ही लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। आपको अपने बारे में बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। सेल्फ एनालिसिस भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये वैसे भी काम आएगा, अपनी पर्सनैलिटी को जानने में भी काम आएगा। और स्क्रिप्ट तैयार होगी, आप ये कोशिश करिए कि 3 से 4 फॉलो अप क्वेश्चन तक, हर एक पॉइंट के बाद 3 से 4 फॉलो अप क्वेश्चन तक आप इस चीज को कैरी कर सकते। अब यकीनन सब इस काम को नहीं करेंगे, उन्हें ये काम फालतू लगे, मेहनती लगे, समय बहुत ज्यादा लगे, कुछ भी लगे, ये सब इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन मैं एडवाइस सबको करूंगा कि करिए। तभी आपको रियल मीनिंग समझ में आएगा डेफ एनालिसिस का। ना मैं सिखा सकता हूँ, ना कोई और सिखा सकता। जब तक वो पेन उठा करके आपको इस काम को, हाइलाइटर उठा करके इस काम को शुरू नहीं करेंगे, आपका डेफ एनालिसिस होगा ही नहीं। क्योंकि डेफ एनालिसिस का मतलब पहले क्वेश्चन से कभी था ही नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से डेफ एनालिसिस को लेकर के?
तो अभी तक जो आपने डेफ एनालिसिस को लेकर के सीखा है वो सब इससे अलग है। तो जो आप पहले क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो उससे कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, कोई और दूसरा इंसान आपका डेफ एनालिसिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका डेफ एनालिसिस करने में मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 से 4 दिन लगेंगे, और आपको सामने बैठा करके करना पड़ेगा। तो शायद ऐसा तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। आपको सामने बैठा करके 3 से 4 दिन लगाएं, इतना समय तो शायद किसी के पास नहीं है। और तब भी उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना आप ही कर पाएंगे अपने डेफ से। तो क्लियर हुई चीजें? अभी नहीं हुई होगी, लग रहा होगा कि हो गई है पर हुई नहीं। आपको लग रहा होगा सब समझ में आ गया, कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो सेशन है ये 2 पार्ट में होगा। अब आप 1-2 दिन इस चीज को फॉलो करिए, फॉलो करेंगे, दिक्कतें आएंगी, डाउट्स आएंगे, तब वो आके मुझसे पूछिएगा, तब आपकी चीजें क्लियर होगी। क्योंकि अभी सिर्फ सुन लिया, आपको लगा हम कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठेंगे तब समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो 1-2 दिन इस चीज को फॉलो करिएगा, जो कर लेंगे वो उसके सेकंड पार्ट के सेशन में आइएगा, सारे डाउट्स को पूछिएगा, और आपको समझ में आएगा कि क्या मैं कितनी देर से समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सुना है। समझ में तभी आएगा जब पेन उठा लेंगे। क्लियर? तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, 1-2 डाउट ले लेता हूँ, फिर आप लोगों से 2 दिन बाद मिलेंगे वापस, जब आप लोग इस काम पे थोड़ा सा काम कर लेंगे। अभी आपका कहना ये है सर कि एआई का यूज करके आंसर एज इट इज उठा लें क्या? नहीं, एआई का आंसर एज इट इज नहीं उठाना होगा। एआई आंसर देगा, जो भी आंसर देगा, यकीनन आप एक इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं कि वो कुछ भी बताएगा वो आपको पहले से पता हो। ठीक है, कोई वो ओके नया सर। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाएगा। आप पेपर वेपर निकाल के बैठे यस हैं, सर। ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो वो सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। लेकिन जिस समय पे हम लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, खुद से सवाल कर रहे होते हैं, तो कुछ एरियाज को, कुछ क्षेत्रों को हम उस आंसर में उस समय भूल जाते हैं। तो उसके लिए एआई का इस्तेमाल यस करिए कि वो आपको याद दिला सके कि आप ये चीज भूल गए। उसका एज इट इज आंसर नहीं उठाना है, केवल वो चीजें एनालिसिस में याद करनी है। ठीक है, ओके तो सर। एआई का इस्तेमाल ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड उठा लो, बस वो सोच उठा लो जो आप भूल गए थे। यस मिस्टर शुभम। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। सर जो हमने क्वेश्चंस फॉलोअप बनाने हैं सर, उसमें काइंड ऑफ ट्री बन जाएगा ना। जैसे हमने कीवर्ड पकड़ा, उस कीवर्ड बिल्कुल से हमने 5 मेन क्वेश्चन पकड़ लिए, फिर उसका बिल्कुल आंसर लिखा, तो उससे फिर हमने सारे कीवर्ड्स और पकड़ लिए जो हमने आंसर लिखा उसमें से। फिर बिल्कुल उन जो आंसर्स आए उससे फिर एक काइंड ऑफ ट्री बन जाएगा, अभी फॉलोअप 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सर बिल्कुल, किस पोजीशन तक जाना है इसमें? मैंने बताया ना, मिनिमम चार चार फॉलो पांच अप क्वेश्चन। इसीलिए तो मैंने बताया था सारे कि पार्ट को पकड़ के ना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज ये लगती है करने में, और है भी। जब करने बैठोगे तो 50, 200, 200 पेजेस तक ये चीजें जाएंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगेगी, नेवर एंडिंग। मैंने पहले ही बताया कि नेवर एंडिंग प्रोसेस ये लगने लगेगा कि ब्रांचेस खुलती जाएंगी, हर आंसर से और क्वेश्चन, हर आंसर से और क्वेश्चन। इसलिए मैंने बताया कि जहां तक आप जाना चाहें वहां तक तो जाएं, लेकिन मिनिमम 4 तक तो जाएं ही जाएं। थैंक यू सर। यस मिस्टर अभिजीत शर्मा। सर जैसे आपने बताया कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मैंने एक को ट्राई किया था करने का चैट हम्म, जीपीटी की हेल्प से। हम्म, बट सर
एक टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि लगता है कि पहले वाला आंसर ही चेंज कर दें, कि पहले वाला आंसर ही सिंपल रखते हैं थोड़ा। नहीं, अपनी आइडियोलॉजी से और कभी पीछे नहीं हटना है। अगर वो आइडियोलॉजी आपकी फैक्ट बेस्ड है, अगर वो आइडियोलॉजी आपकी न्यूज बेस्ड है, आपने बहुत एनालिसिस करके बनाई है, तो अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटना। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि zoology जैसे मेरा सब्जेक्ट है मास्टर्स में, हम्म। तो वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है सीएपीएफ में, यही क्वेश्चन आया था। हम्म। और इससे क्वेश्चन बनते बनते ऐसे क्वेश्चंस बनने लगे कि मेरे को यही लगा कि मैं पहले वाला क्वेश्चन ही आंसर ही थोड़ा वो कर दूं, सिंपल कर दूं। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए तो ये चीज करी जा रही है, स्क्रिप्ट मेकिंग की जा रही है कि आपको वो लग रहा है कि बहुत देर जाने के बाद में आपको खुद से समझ में आ रहा है कि कहीं मैंने आंसर में गलतियां कर दी थी जो नहीं करनी चाहिए थी, तो बिल्कुल आप आंसर चेंज कर सकते हो। इंटरव्यू थोड़ा ही है, स्क्रिप्ट है, चेंज कर दो। और सर एक क्वेश्चन ये है कि एक आंसर लिखने से पहले सोचें कितना, मतलब यहाँ पे भी कितना सोचें और इंटरव्यू में कितना टाइम लेंगे, एक क्वेश्चन मैक्सिमम कितना टाइम, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ अगर इंटरव्यू कोई में सिचुएशन। इंटरव्यू में आंसर करने से पहले आप ब्रेक लेंगे 2 से 3 सेकंड का। उनके रुकने के बाद 2 से 3 सेकंड वेट करेंगे और आंसर करना शुरू करेंगे। लेकिन घर पे आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं, 2 महीने का समय बचा हुआ है। जब तक आपको ये ना लगे कि मैं प्रॉपर एक आंसर फ्रेम कर पा रहा हूँ, तब तक सोचें, एनालिसिस करें, पढ़ें, एआई की हेल्प लें, गूगल की हेल्प लें, अपने सीनियर्स की हेल्प लें, किसी से पूछना चाहते हैं ग्रुप में पूछिए। आप लोगों को मैंने दो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स दे रखे हैं, एक में शायद 421 कैंडिडेट हैं, दूसरे में शायद 560 कैंडिडेट्स हैं। तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स दे रखे हैं, आप लोग उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दूसरों से आप व्यू पॉइंट क्यों नहीं लेते? अपने क्वेश्चंस को पूछते नहीं, दूसरों के आंसर नहीं करते, इतना सेल्फिश क्यों बने हुए हो? वो ग्रुप का मतलब ही क्या है फिर? सिर्फ मेरे लिंक देने के लिए ग्रुप बना हुआ है, वो तो मैं चैनल पे भी दे देता। वो इसीलिए तो ग्रुप बना के दिया हुआ है ना आप लोगों को, जितने बड़े बड़े दो ग्रुप बना के दिए हुए हैं इंटरव्यू के, लगभग लगभग 1000 कैंडिडेट हमारे पास हैं। तो वो जो बना के दिया हुआ है वो इसीलिए तो दिया हुआ है कि आप लोग आपस में कन्वर्सेशन कर पाओ। और आप लोगों से जो डॉक्यूमेंटेशन लिए हुए हैं, आईडी वगैरह ली हुई है, वो इसलिए ली हुई है ताकि वो जो आप लोगों के बीच में डिस्कशन हो वो हेल्दी हो। वरना फेक आईडी से तो आप एक दो के आंसर करोगे, दो चार को गाली वाली दे के निकल जाओगे। तो वो इसीलिए तो हेल्दी रखने के लिए तो वो सारी चीजें कराई जा रही है कि रियल नेम हो, डॉक्यूमेंटेशन से आप लोगों का एडमिशन हुआ है। आप उन चीजों को फायदा उठाओ ना, क्वेश्चन पूछो, दूसरों के आंसर करो, व्यू पॉइंट जानो, तभी तो पता चलेगा। आप एआई के व्यू पॉइंट लेने को तो तैयार हो, एक दूसरे के व्यू पॉइंट लेने को तैयार नहीं हो। क्या दिन आ गए मानव के? आपको कंप्यूटर पे तो भरोसा है, लेकिन दूसरे से नहीं पूछोगे वो क्या सोचता है। और हद तो ये है कि कोई एक आध बेचारा पूछ भी लेगा तो बाकी ऐसे चुप होके बैठ जाते हैं कि देखेंगे क्या होगा। जादू थोड़े दिखा रहा है वो, आंसर आप भी किया करो। ऐसे बैठ जाते हो, देखेंगे कोई तो बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे भाई, आप बोलोगे तो कोई और बोलेगा। आप लोग जादू देखने बैठ जाते हो कि देखेंगे कुछ तो ट्रिक होगी आज। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आप भी आंसर किया करो। टूटा फूटा जो भी व्यू पॉइंट है, जैसा भी है, दिया करो। यस मिस्टर आदर्श। गुड मॉर्निंग सर। सर आई वांटेड टू आस्क कि सर जैसे अभी बड़े बच्चे बोल रहे हैं कि मॉक लगाना शुरू कर देने चाहिए, सर आप क्या बोलोगे सर इसके बारे में? सर पहले प्रिपेयर इस तरह कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बड़े बच्चे कितने बड़े बच्चे? 6.5 फुट से ऊपर? नहीं नहीं सर, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से बात की ना सर, तो वो बोल रहे हैं कि मॉक दे लेनी चाहिए अभी। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रिपेयर अच्छी तरह हुआ नहीं है, तो मॉक देने का फायदा नहीं है। देखो, जब तक आपको अपनी कमियां पता है, तब तक जी सर। मॉक में जाके किसी और से उन कमियों को जानने का क्या फायदा? जी सर बिल्कुल सर। जब आपको ये लगे अपनी तरफ से कि मैंने एटलीस्ट अपना डेफ तैयार कर लिया है, अपने बारे में चीजें तैयार कर ली हैं, करंट अफेयर तैयार कर ली है, कि चलो अब मैं कुछ चीजों का आंसर कर पाऊंगा, तब मॉक पे जी जाइए। सर। अब आपको पहले अपनी कमियां ऑलरेडी पता है कि ये कमी मुझ में है, वो आप किसी और से सुनने क्यों जा रहे हैं? जी आप सर। अपनी तरफ से तैयार होके जाइए ताकि आपको कोई नई कमी बता सके, आप उस पर काम कर सके।
आपको पहले से कमी पता है तो क्या ही बच गया फिर। ओके सर। और प्लीज जिस भी मॉक में जाइएगा सिर्फ कमियां सुन के मत आ जाइएगा, ये आप लोगों को मैं बिल्कुल साफ साफ कह देता हूँ। कमियां निकालने के लिए दुनिया बैठी है, कोई भी निकाल सकता है। आप रास्ते में चलते हुए किसी मेंटली डिस्टर्ब से भी पूछोगे मुझ में क्या कमी है, 4 बता के चला जाएगा। अगर कोई आपसे कमी पूछता है तो बताइए कि ये कमी मुझ में क्यों है, इस कमी का मैं सुधार कैसे करूं, स्पेशली मैं कैसे सुधार करूं। जनरलाइज पर्सपेक्टिव वो देंगे, ये कर लेते हैं वो कर लेते, नहीं मैं क्या करूं, मेरी डेली दिनचर्या ये है, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये चीज करता हूँ, मैं इस चीज को कैसे सुधार करूं। तो सिर्फ कमियां जान करके मत आ जाइएगा कहीं से, उनसे पूछिए। ये जो फीडबैक आप दे रहे हो ये 5 मिनट में खत्म मत करो, मुझे समझाओ मेरी जो कमियां रही हैं वो कहाँ रही हैं, आपको कैसे लगा मेरे अंदर ये कमी है, आपको मेरी किन किन बातों से ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको कैसे सुधार करूं, मैं क्या चेंजेस लाऊं। तो ये कमियां जान के मत आ जाइएगा कि स्माइल मोर, करंट अफेयर्स पे काम करो, नहीं पर्सनैलिटी में बताइए मेरी कि मैं कैसे एक बेहतर इंसान दिख सकता हूँ, कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, कैसे एक ऑफिसर बनने के काबिल हूँ। मेरी अच्छाइयां भी बताइए, सिर्फ मेरी कमियां मत बताइए। तो ये फर्जी फीडबैक लेके मत आ जाना कहीं से भी, ये सिर्फ आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। और जब तक आपको अपनी कमी पता है उन पे काम करिए, किसी और से उन कमियों को जानने का कोई फायदा नहीं है। पहले अपनी ओके तरफ सर। से बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हाँ मेरे अंदर अब इतनी क्षमता है कि मैं किसी से 15-20 मिनट बातें कर सकता हूँ, उसके बाद मौके पे जाइए। सर एक और चीज़ सर, जैसे अगर हमको कोई पहले ही सर फीडबैक दे दे कि हमें कैसे किस चीज़ पे वर्क करना है, तो सर हम उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो कोई उससे फायदा नहीं होगा सर क्या कुछ? पहले फीडबैक कैसे दे रहे हैं, पहले फीडबैक है तो जनरलाइज होगा ना कि डेफ तैयार कर लो, करंट अफेयर तैयार कर लो। तो ये तो हाँ सर, जैसे इंस्ट्रक्शन, मतलब। ये फीडबैक नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन है ना कि आपको क्या तैयार करना चाहिए। फीडबैक तो वो होगा जो आपसे बात करने के बाद आपके लिए पर्सनलाइज बनाया गया हो। हाँ जी सर। ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई डेफ तैयार कर लो, करंट अफेयर तैयार कर लो, फोर्सेस के बारे में प्रिपेयर कर लो, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फीडबैक नहीं होता। ये नहीं इंस्ट्रक्शंस सर, तो मैं माननी पर्स ही चाहिए। जी जी सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे पर्सनालिटी के बारे में, जैसे हम बोल रहे हैं वे ऑफ स्पीकिंग वगैरह सर, उस पे कोई अगर थोड़ा ऐसे वो करते कि हाँ आपको ऐसे बोलना चाहिए सर वैसे तो। तो आप ये देखो कि जो पिछले रिजल्ट आए हैं उनमें जो हाँ कैंडिडेट्स जी हैं क्या सब में वही कमियां और खूबियां रही हैं, क्या जैसे बोला जा रहा है कि ऐसे ही बोलना चाहिए, क्या सभी ऐसे ही बोलने वाले सेलेक्ट हो रहे थे। वो चीजें देखा करो, एनालिसिस किया करो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज, इस पे काम ओके करना सर। इतना जरूरी है भी या नहीं। ओके सर। अब इंटरव्यू में आप देखोगे तो सिर्फ सीएपीएफ वालों को थोड़े देखोगे, यूपीएससी तो इंटरव्यू जी सभी का ले रही है। तो आपको जो बोला जा रहा है कि आप ऐसे बोलोगे तो सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, तो जाओ देखो कि सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट कैसे बोल रहे थे, उनमें क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, क्या उनका वॉइस फीडबैक था। तो वो चीज जाके देखो आप, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है। जी सर। और अगर कोई आपसे कहता है कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग ऐसा है तो पूछो कि कैसा है, क्या गलत इसमें लगा, इसमें क्या चीज में सुधार करूं और कैसे उसे करूं। यस मिस्टर अनिकेत। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरे डैफ में जो अपना हॉबीज़ और इंटरेस्ट का सेक्शन होता है सर, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो सर स्पेलिंग मिस्टेक पे फॉलो अप क्वेश्चन तैयार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं नहीं, इतना भी डीप में जाने की जरूरत नहीं, हो जाती है मिस्टेक, फाइन सर। थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, इतना भी कुछ नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक तो क्या क्या फॉलो अप क्वेश्चन तैयार करोगे, बोल दो उन्हें सर गलती हो गई थी। अपनी गलती नहीं माननी तो फोन की या लैपटॉप की बता दो कि सर हैंग हो गया था, वो टेक्निकल एरर आ जाता। यह सबसे बढ़िया सर, साइबर कैफे वाले भैया ने सर लेकिन वो फिर अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुमने रिव्यू नहीं किया था क्या, तो फिर सर गलती तो हमारी ही है। हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले कह दो कि सर वो नजर में नहीं आया, गलती हो गई। Yes. यस मिस्टर सागर सोनी।
गुड मॉर्निंग सर। सर मॉर्निंग। आपने कहा कि स्क्रिप्ट मेकिंग करनी है, फॉलो अप क्वेश्चन बनाने हैं। सर कुछ मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नॉट सर मिस्टेक, वो एरिया बहुत वास्ट है सर। जैसे एक हॉबी वाले सेक्शन में मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल एनालिसिस, तो सर ऐसे में मतलब किस डेप्थ तक करें? वैसे इन जनरल तो जो इवेंट है वो कवर कर रहा हूँ। सर डेफ हॉबीज में अगर आपको सिर्फ ये हॉबीज की बात है तो मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि वो हॉबी आपकी क्यों बनी है। प्लीज माइक बंद करिए, प्लीज माइक बंद करिए। हाँ, वो हॉबी आपकी क्यों बनी है, आप उसे परस्यू क्यों करते हैं, आपको उससे क्या फायदे हैं, और उससे रिलेटेड करंट इवेंट्स जो चल रहे होते हैं। ये चार चीजों का फोकस आपको ज्यादा करना है, और इनके फॉलो अप क्वेश्चंस आपको 4 लेवल की डेप्थ तक ही लेके जाने हैं, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं लेके जाने। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो आप बना ही नहीं पाओगे, वो आपको कोई मॉक वाला ही, कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटर ही आपसे पूछ पाएगा। तो अगर आपको ये सब करने के बाद जो आप मॉक्स देने जाएंगे और आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी स्क्रिप्ट में नहीं है, तो वो भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे वापस आकर के। ये नहीं देखेंगे कि वो पूछने वाला कैसा है, उसने कुछ भी हवा में पूछ लिया, नहीं। अगर उसने पूछा है तो आप आंसर तैयार करके रखिए, कुछ तो उसके दिमाग में आया ही होगा कि उसने वो चीज पूछ ली, तो वो भी आके इंक्लूड कर लीजिए। भले ही वो कितना भी मतलब अनरिलेटेड क्वेश्चन हो, कितना भी कैसा भी फालतू क्वेश्चन आपको लगे, बट आप उसे इंक्लूड करिए कि सामने वाले के दिमाग में आया है तो किसी के भी दिमाग में आ सकता है, तो आप उसे इंक्लूड करिए वापस आकर। ओके सर, थैंक यू। यस मिस्टर विकास कुमार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर करेंट अफेयर्स कितना मंथ का करना चाहिए? सर 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखिए, एक 6 महीने, एक 3 महीने, एक 1 वीक। 6 महीने का करंट अफेयर यानी कि वो मुद्दे जो लगातार 6 महीने से न्यूज में है, दूसरी तरफ वो मुद्दे जो लगातार 3 महीने से न्यूज में है, और वो मुद्दे जो 1 हफ्ते से चल रहे हैं। इन 3 मुद्दों पे आपकी राय बनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा वो फैक्चुअल हो सकता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन ओपिनियन जो बनेगा वो 6 महीने की न्यूज से, 3 महीने की न्यूज से और 1 वीक की न्यूज से बनेगा। उसके अलावा कोई भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा वो फैक्चुअल होगा, और अगर फैक्चुअल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, उस पर आपको कोई खास ज्यादा जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे 6 महीने हैं कि 6 महीने में आप उठा के देखो, रशिया एंड यूक्रेन पिछले 3 साल से चल रहा है, तो 6 महीने से भी चल ही रहा है। ठीक है, आपका ओपिनियन उस पर बना होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। लेकिन 1 वीक पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में टेंशन ज्यादा बढ़ गई है, तो वो 1 वीक में भी फिट हो जाता है। तो इनमें कैटेगराइज करके रखिए कि कौन सी 6 महीने से चल रही है, कौन सी 3 महीने से, और कौन सी 1 वीक से। यस मिस्टर मनदीप। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा जो डेफ है उससे में जो हमने जो चीज़ें मेंशन की है, क्या वो चीज़ें हम जो सिविल सर्विसेज और जो सीपीएफ की ट्रांसक्रिप्ट्स है उनमें सर्च करके जो कीवर्ड्स है, अगर हमें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिले कि बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हमारे जो डेफ में मेंशन हमने किया है, तो वो वन वर्ड तो मतलब वन लाइनर क्वेश्चन तो हमें मिल जाते हैं सर, लेकिन फॉलो अप क्वेश्चन उनमें नहीं है। फॉलो अप क्वेश्चन किसी को याद भी नहीं रहते, जो आपको आके ट्रांसक्रिप्ट बताते हैं ना, उनको फॉलो अप क्वेश्चन याद भी नहीं रहते। उनको पहला ही क्वेश्चन याद रहता है, क्योंकि उसके बाद तो दिमाग सुन पड़ जाता है, तो उन्हें जी आने सर। के बाद 2-3 दिन लगते हैं उस चीज को याद करने में कि हमारे साथ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। वो है ना, ढोल मूवी में एक सीन है कि पहले नाक से उधेड़ा, मुंह से निकाला, फिर मैं बेहोश हो गया, समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। वो असल में आके इंटरव्यू का बता रहे थे, तो वो फॉलो अप क्वेश्चन उन्हें याद नहीं रहते कि क्या हुआ। 2-3 दिन लगते हैं उस चीज को कॉप अप करने में, उन्हें समझने में कि हमारे साथ क्या हो गया। जी सर। और सर कितने सालों तक की ट्रांसक्रिप्ट्स में ये सर्च करूं, मतलब जो रिसेंट में जैसे जो मेंबर्स अभी मैक्सिमम 2 साल, चेयरमैन है। मैक्सिमम 2 साइकिल तक, 2 साल मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आपका जो चेयरमैन है वो सेम रहे, लेकिन जो बोर्ड के पैनलिस्ट हैं वो तो हर साल ही बदल जाए। ओके सर, थैंक यू सर। चलो लास्ट 2 डाउट।
यस मिस्टर निकेत तिवारी। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे कई यूट्यूब पर वीडियोस थे जिसमें किसी में बताया था व्हेन यू आर सिटिंग यू शुड कीप योर हैंड्स ऑन द लैप, कई जगह था कि यू शुड कीप योर हैंड्स ऑन द आर्म रेस्ट। तो चेयर में जब बैठते हैं इंटरव्यू देने के टाइम पे, तो विच इज द बेस्ट वे टू सिट? सर आपकी हाइट अगर आर्म रेस्ट तक पहुंच पाती है तो बेस्ट है आर्म रेस्ट पे रखिए। अगर आपको सब आपकी हाइट इतनी है कि आर्म रेस्ट तक पहुंचने में हाथों को अनकंफर्टेबल फील होता है तो अपने थाइस पे रखिए, सिंपल। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है, आप तकरीबन 5'10", 5'11", 6 फीट के हैं, तो आप आराम से अपने हाथों को आर्म रेस्ट पे रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपकी हाइट उससे कम है और आप अगर हाथ आर्म रेस्ट पर रखेंगे तो वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, आर्म रेस्ट नहीं होता ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो मेंबर टू मेंबर, चेयर टू चेयर डिपेंड करता है। किसी पैनल में हो भी सकता है, किसी में नहीं, सब में एक जैसी चेयर नहीं हो। तो हो सकता है आप जिस पैनल में गए हो उसमें ना हो, दूसरे गए हो उसमें हो। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि वहां पे होगा ही। तो ये बहुत सिंपल है कि ऐसा ना हो कि आप कबूतर लगने लगे, दोनों आर्म रेस्ट पे रखने के चक्कर में दोनों हाथ ऊपर उठा रखें, तो कबूतर नहीं बनना है। अगर आसानी से पहुंच पाते हैं तो रखिए, नहीं तो अपने साइज पे लेकिन सर ये क्या इतना मैटर करता होगा सर, ये अगर रखिए। हैंड नहीं, को बहुत आप ज्यादा मैटर ऊपर नहीं करता। उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने आंसर कर दिया। बाकी बॉडी पोस्चर तो देखो मैटर करता ही है कि आप कितने कंफर्टेबली सिट करते हैं, कितने कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज तो मैटर करती है। छोटी छोटी चीजें मैटर कर जाती हैं। पता नहीं किसको क्या अच्छा लग जाए, किसको क्या बुरा लग जाए, दुनिया है। यस मिस्टर सचिन कौशिक। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, कैमरा ऑन करके बोलिए। सर कैमरा तो ना सर। सर शो नहीं हो रहा, चलिए बोलिए। सर जो करंट अफेयर्स का सर हॉट टॉपिक्स कौन कौन से जो हमको सर एकदम कंफर्म एकदम पक्के तैयार करने पड़ेंगे? सर वो कैटेगराइज आपको करने पड़ेंगे खुद से। मैं करके दूंगा आपको इंटरव्यू से 1 वीक पहले। अभी आप सर खुद से करिए, मैं आपको इंटरव्यू से 1 वीक पहले करके दूंगा। पूरी पीडीएफ बना करके तैयार करके दूंगा, लेकिन वो इंटरव्यू से 1 वीक पहले होगा, क्योंकि अभी से 2 महीने पड़े हुए हैं। हॉट टॉपिक्स छोड़ो, कोल्ड टॉपिक्स भी बदल जाएंगे। अभी 2 महीने पड़े हुए हैं इंटरव्यू। तो जब आप लोगों का ठीक शेड्यूल है आ सर। जाएगा उसके बाद से मैं ये चीज शुरू करूंगा कि किस किस को थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। देखो अब और हाथ मत उठाओ, मैं दोबारा किससे बात नहीं करूंगा। समय हो रहा है दूसरी क्लास का। अगली में पूछ लेना, अभी तो बहुत लंबा समय है, अगली क्लास में पूछ लेना। ये लास्ट पूछ लेता हूँ, मितेश जी बताइए, फिर चलते हैं। सर जैसे हम ये क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, तो ये हम्म। सर पहले फर्स्ट थॉट पे क्वेश्चन का आंसर लिख लें या फिर उसको पहले रीड करके रिसर्च करके उसके बाद आंसर फॉर्म करें? नहीं, आप रफ ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। रफ ड्राफ्ट बनाने में थोड़ा सा उससे समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उससे आपको अपने थॉट्स का पता चल जाएगा कि आप बिना पढ़े उसके बारे में कितना जानते हैं, अगर आप रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं। तो एक प्रॉपर आंसर अगर आप नहीं भी लिखते तो मत लिखिए। एक एल्गोरिदम की तरह पे एक सर्कल बना करके उसके अंदर अपने फटाफट फटाफट पॉइंट में थॉट्स लिख लीजिए। पूरा आंसर नहीं भी लिखना चाहते, आपको पहले से क्या पता है वो जानने के लिए। तो एक प्रॉपर आंसर पहले से ना लिख के, पहले अपने थॉट्स की आपको उसके बारे में क्या क्या पता है वो लिख लीजिए, और फिर रिसर्च करके एक प्रॉपर आंसर बना लीजिए, अपनी चीजों को इंक्लूड करके, और रिसर्च के बाद जो मिला है उसे इंक्लूड करके। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। डाउट इज अबाउट द हैंड मूवमेंट वाइल नहीं करने होते। मिनिमल 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 करके चलो, जितने कम कर सको उतने करो, वरना तो रोक के ही चलो, हैंड मूवमेंट नहीं करना। हैंड मूवमेंट से आप टीचर की फॉर्म में आ जाते हो, आप उन्हें समझाने लगते हो, उन्हें लगता है कि ये मुझे हमें समझा रहा है, हमें ना समझता। अगर आप किसी को हैंड मूवमेंट से कुछ चीजें समझाते हो तो आप डोमिनेटिंग लगते हो, इसलिए हैंड मूवमेंट कम करनी है इंटरव्यू में। एज ए टीचर आपको हैंड मूवमेंट ज्यादा करनी चाहिए। हैंड मूवमेंट सामने वाले को एंगेजिंग रखती है और आपको डोमिनेटिंग पोजिशन में रखती है। तो आज के लिए इतना ही। अरे आज मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, चली रही। चलो कोई नहीं, ये तो समस्या हो सकती है।
कुछ बोला तो नहीं मैंने? सर वो एक कॉमेडी वाला हो गया सर। कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। चलो मिलते हैं आप लोगों से फिर जल्दी। अभी आप लोग अपने डेस्क पे काम करना शुरू करो और स्क्रिप्ट मेकिंग पे काम शुरू करो, ठीक है? तो आने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं थैंक जल्दी। यू सर। थैंक यू वेलकम। सर।